महाराष्ट्र में होने जा रहे 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव महाराष्ट्र के दो बड़े राजनीतिक परिवारों के मिलन का अवसर बना। मुंबई में मराठी अस्मिता, मराठी अस्तित्व के नाम पर दो ठाकरे भाई एक हुए, तो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में भाजपा को अखाड़े में पटखनी देने के लिए अजीत पवार शरद पवार के साथ आते हुए नजर आए। अब क्या चाचा भतीजा इन चुनावों के बाद भी एक ही होंगे या एक साथ दिखाई देंगे? इस सवाल के साथ अन्य तमाम चुनावी राजनीतिक सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ खुद महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के अध्यक्ष श्री अजीत पवार जी हैं। दादा, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्ते। सवाल की शुरुआत है, इस इंटरव्यू की शुरुआत इससे है क्योंकि सबको जानना है कि क्या चाचा भतीजा एक होंगे और एक ताकत के तौर पर आगे जो आप पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में लड़ रहे हैं, इसी तरह महाराष्ट्र की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में भी दिखाई देंगे। ये चुनाव डिक्लेयर होने के बाद महायुति में हम तीनों पार्टियां हैं। हमने तय किया कि ज्यादा से ज्यादा साथ साथ लड़ने का, लेकिन पहले से ही हमें बताया कि पूना में, पिंपरी चिंचवड़ में ये नहीं होने वाला। तो मैंने शिवसेना के प्रमुख एकनाथराव शिंदे जी को साथ बात की कि हम एक साथ वहां युति करेंगे, सीटों का बंटवारा करेंगे और लड़ेंगे। वो बोले नहीं, हम बीजेपी के साथ जाना चाहते। तो मैंने कहा ठीक है। फिर यहाँ के दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं, दोनों एनसीपी के, उन्होंने एक प्रपोजल रखा कि अगर सीटों का बंटवारा ठीक तरह से हो सकता है तो क्यों नहीं वोटिंग का डिवाइडेशन न हुआ तो अपने को ज्यादा मदद हो सकती है, ऐसा उन्होंने प्रपोजल रखा। फिर मैंने मेरे कुछ साथियों के साथ बात की, सामने वाले एनसीपी के कुछ लीडरों ने बात की और फिर तय हुआ कि ठीक है, हम करेंगे। लेकिन एक अफवाह से उठी कि सभी घड़ी के सिंबल पर लड़ना चाहिए। हमने किसी ने बताया नहीं था, लेकिन कैसा हुआ मालूम नहीं। फिर ब्रेक बैठा। फिर मैंने फोन किया, सुप्रिया सुले जी को किया, डॉक्टर अमोल कोल्ले जी को किया, शशिकांत शिंदे जी को किया, जयंत पाटिल जी को किया कि मैंने तो कभी नहीं ऐसा कहा था। जब आप साथ साथ लड़ना चाहते हैं तो महाराष्ट्र में सालों से आघाड़ी है, युति है। पुरानी बीजेपी शिवसेना युति अपने अपने सिंबल पर लड़ती थी, लोकसभा हो, विधानसभा हो, लोकल बॉडीज के चुनाव हो। उससे वैसे ही कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस अपने अपने सिंबल के ऊपर लड़ती थी। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा मैंने नहीं कहा था। फिर एक प्रभाग में थोड़ा सा हमें ही वो चाहिए था, उनको भी चाहिए था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैत्रीपूर्ण लड़त हम करेंगे। लेकिन फिर बाद में उसमें से कुछ हुआ नहीं। फिर एक में उन्होंने विड्रॉ किया, दूसरे में हमने विड्रॉ किया और युति हो गई। वैसा ही पिंपरी चिंचवड़ में हुआ। लेकिन लास्ट में एक दो दिन पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे जी का फोन आया, उदय सामंत जी का फोन आया और हम यहाँ कर सकते हैं। मैंने बोला कि अभी बहुत हम आगे चले गए हैं, लेकिन वो बोले नहीं, कुछ तो रास्ता निकालने की कोशिश करो। फिर हमने क्या किया, एबी फॉर्म देने के बाद वो बोले ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। तो यहाँ हमने तो कैंडिडेट को बताया था कि आप काम शुरू करो, और काम उन्होंने शुरू किया था। लेकिन पिंपरी चिंचवड़ में दो प्रभाग में हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई, शिवसेना और धनुष्यबाण और गढ़ी की। तो वहां हमने साथ साथ लड़ रहे और दोनों जगह दोनों एनसीपी साथ साथ लड़। लेकिन भविष्य की अगर मैं बात करूं, अभी आपने बताया कि कैसे हुआ, लेकिन चर्चा यही है कि 25 तारीख के बाद शायद सुप्रिया सुले केंद्र में आपके ही साथ में दिखाई देंगी, उनको मंत्री पद दिया जाएगा, आप पूरा पार्टी का नेतृत्व करेंगे। आप दोनों ही पार्टियां का
विलीन होंगी और एक साथ आपको दिखाई देंगी जो पहले की स्थिति थी? गणेश जी, ये सब मीडिया वाले ही बोल रहे हैं। मैं सच बात करता हूँ, क्योंकि ये सब हुआ एबी फॉर्म देने के बाद, मेरे ख्याल से विड्रॉ होने के बाद, किसी को पर्चा अगर वापस लेना है तब लेने का टाइम भी खत्म हुआ और ये बातें शुरू हुई। वैसे कोई भी बात हुई नहीं। हमने सबने टारगेट किया है आने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव। लेकिन ये संभव तो है ना, इसको आप नकारते तो नहीं है? भविष्य की बात में करो तो ये देखो, मैंने बार बार बताया कि कोई भी पॉलिटिक्स में हमेशा किसी का दोस्त नहीं रहता, हमेशा किसी का एनिमी नहीं रहता। और आप तो परिवार है। परिवार तो हम सुख दुख में तो हमेशा साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे की जगह जाते हैं, बैठते हैं, परिवार के बारे में बात करते हैं, ये तो चालू है। ये जो अलग अलग चुनाव लड़ा स्थानीय निकाय चुनावों में, ये तो पारंपरिक तौर पे रहा है। इससे पहले भी आप अलग ही लड़ते रहे, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। हम कांग्रेस में 15 साल थे, यहाँ के गवर्नमेंट में, तब हमेशा कांग्रेस और हम बहुत जगह अलग अलग ही लड़ते थे। अलग लड़ना इन चुनावों में ठीक है, लेकिन हमने कई बार भाजपा को ये बोलते हुए सुना है कि 29 में खुद के दम पर स्व बराबर, जो मराठी में कहते हैं, हम 29 में महाराष्ट्र के विधानसभा में रहेंगे। आपको ये खतरे की घंटी नहीं दिखाई देती? क्योंकि ये जिस तरह जा रहे हैं आपको बहुत दूर रख रहे हैं, वो दिख रहा है। हर एक पार्टी कौन सी भी हो, वो अकेले गवर्नमेंट लाना चाहती है। कार्यकर्ताओं को मॉरल सपोर्ट देने के लिए आपने जो स्टेटमेंट निकाला, बोला, वो स्टेटमेंट पार्टी के प्रमुख लोग बोल देते हैं, लेकिन आपने महाराष्ट्र की राजनीति देखी तो 85 के बाद कभी भी महाराष्ट्र में कोई सिंगल राजद पार्टी पूरी मेजॉरिटी में नहीं आई। 2029 की बात करें तो यही फॉर्मूला देखने मिलेगा, जिस प्रकार से भाजपा भाषा करेगी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की, तो यही फॉर्मूला दिख सकता है ना अजीत दादा? इतना जल्दी उसके बारे में स्टेटमेंट करना गलत होगा, क्योंकि 1.5 साल के बाद पार्लियामेंट का चुनाव है और हर एक चुनाव के वक्त अलग अलग सिचुएशन तैयार हो जाती है। लेकिन बीजेपी के हाईकमांड के साथ हमने जब बात की, तब वो बोले कि एनडीए के जो भी एनडीए के साथ है जो पार्टियां पूरे देश में, उनको हम साथ लेके जाना चाहते हैं। भाजपा बहुत स्ट्रांगली कंटेस्ट कर रही है आपके खिलाफ, और मैं ये सवाल भी आपसे पूछना चाह रहा था कि जो पुरानी बातें थी वो वापस दोहराई जा रही हैं। भ्रष्टाचार के आरोप वापस लगाए जा रहे हैं, आपके साथ जाना ये गलत है ऐसा बताया जा रहा है भाजपा की तरफ से, और खुले मंच पर कह रहे हैं। आप सरकार में हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, साथी हैं, फिर भी इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना आपको ठीक लगता है? सही है, लेकिन मैंने देखा 2017 में बीजेपी शिवसेना साथ साथ होते हुए भी आपने वहां के ठाणा कॉरपोरेशन और मुंबई कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त उनके स्टेटमेंट देखे तो इससे भी ज्यादा एग्रेसिव थे। इतना कुछ हम टाइगर के मुंह में डालेंगे, ये सब बहुत कुछ था, लेकिन चुनाव होने के बाद फिर सब ठीक ठाक हुआ। दादा, आपने तो नेतृत्व की बात की, आपने तो खुद बताया कि नेतृत्व करना पार्टी का कितना कठिन जाता है। पवार साहब से बातचीत होती है? किस प्रकार की बातचीत होती है? नहीं, इसके बारे में क्या हुआ, पहले भी हम जब साहब के नेतृत्व में भी हमने काम शुरू कराया, मैंने आर पाटिल ने, जयंत पाटिल ने, दिलीप वैसे पाटिल ने, सुनील तटकरे जी ने, सब बहुत हमारे तब की टीम थी, लेकिन फाइनल डिसीजन साहब ही लेते थे। वो शायद किसी के साथ बात करते होंगे, हमें पूछने का भी अधिकार नहीं और जानकारी लेने का भी अधिकार नहीं। लेकिन 2004 में भी हमारे सबसे ज्यादा विधायक चुन के आए थे 71 और कांग्रेस के 69। तब सोनिया जी कांग्रेस पार्टी की प्रमुख थी, तो उन्होंने कांग्रेस के लोगों को बताया था कि जिसके ज्यादा विधायक उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा, अभी एनसीपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। लेकिन बाद में क्या हुआ मालूम नहीं, हमारे प्रमुख जी, ये जो हमारे हाईकमांड है, उन्होंने 4 कैबिनेट मिनिस्ट्री ज्यादा ली
4 डिपार्टमेंट ज्यादा ली और चीफ मिनिस्टर छोड़ दिया। 43 में से मेरे ख्याल से तब 22 या 23 हमारे मिनिस्टर थे और वो 20 थे। लेकिन विलास राव गवर्नमेंट चलाने के लिए एकदम माहिर थे, उधर वो गवर्नमेंट। लेकिन उस बार आप मुख्यमंत्री बन सकते थे, मतलब मैं नहीं। पार्टी आपको बनाती है, आपके पास ही आपने पूरा कैंपेन करा था, सब आपने। 2000 में नहीं था, 2004 में आर पाटिल और भुजबल साहब थे, और भुजबल साहब या आर पाटिल, ये दोनों में से एक चॉइस 100% होती थी। दादा, पर आपका एक बयान था कि अब पवार साहब ने रुकना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। आज भी अजीत दादा उसी बयान पर कायम है? क्योंकि चर्चा ऐसी है कि बिल्कुल नहीं। उनका जो भी, वो उनका अधिकार है, वो जितना वहाँ रहना चाहते हैं, क्योंकि पार्टी उन्होंने तैयार की है। पूरे देश के वो बड़े नेता है, देश के सभी लीडर अलग अलग पार्टी को उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। यानी इसका मतलब साफ है कि फिर एक बार शरद पवार जी राज्यसभा पे जाएंगे आपकी पार्टी की मदद उनका से? टर्म अभी नहीं, उसके बारे में तो कुछ बात भी नहीं, वो पर आप तो मैंने भाई सोचा भी नहीं। हो जाएगा ना, हो जाएगा। लेकिन नहीं, हम बैठे ही नहीं। हम हमारे प्रफुल्ल पटेल जी है, सुनील तटकरे जी है, छगन भुजबल जी है, ऐसे बहुत से हमारे सहकारी। यानी जब समय आएगा तब हाई होगी ना। अभी मैं कैसे बताऊं बाबा। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस अच्छे मित्र हैं। पार्टी भी, आपने उस दिन कहा कि मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, लेकिन मुझे साथ में लिया। तो आप, भाजपा चाहती है कि अजीत पवार रहे, मैं मानता हूं, चलिए। लेकिन जिस तरह की भाषाएं होती हैं, जिस तरह आप ही के मंत्रियों पे कार्रवाई होती है, जैसे कोकाटे साहब पे हुई, फिर आपको धनंजय मुंडे पे हुई, अब आप कहेंगे कोकाटे साहब तो कोर्ट की वजह से गए, लेकिन उसी तरह की चीजें अगर शिवसेना के आमदार या मंत्री करते हैं, उन पर भी, उनकी भी वीडियोज आ रही, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। गणेश जी, मैं आपको बताऊं, कार्रवाई हमने की है। हमारे पार्टी के मिनिस्टर किसको रखना, किसको हटाना, यह हमारे अंदरूनी मामला है। इसमें बाकी लोगों ने दखल अंदाजी देने की कोई जरूरत नहीं। पुणे, पिंपरी चिंचवड़ में पवार परिवार एक साथ आया है। वहां पे मुंबई में 20 साल के बाद 2 भाई एक साथ आए हैं, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। यस। उसमें से राज ठाकरे आपके करीबी दोस्त रह चुके हैं, अभी भी रहेंगे। क्या आपको लगता है कि करिश्मा कर पाएंगे मुंबई में? मराठी मानुस को लेकर जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, तब के जमाने में बाला साहब ठाकरे जी ने जब वहां शिवसेना खड़ी की, उसकी स्थापना की, तब मराठी लोग परसेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा थे। वो बाहर निकलते थे, वोटिंग के लिए जाते थे। वो चाहते थे नहीं, अपना मराठी आदमी वहां रहना चाहिए। और उसी हिसाब से बाला साहब ठाकरे साहब भी ऐसा, उनको उनके स्पीचेस तब के देखे, चार्ज करने वाले, चार्ज, एकदम चार्ज। तो वैसे होते हुए वो सब हुआ। अभी तब का जमाना 50 साल पहले का जमाना, अभी 2025 में हम हैं। अभी परसेंटेज देखो, मेरे ख्याल से 20%, शायद 20%, गलत होगा, लेकिन 20% मराठी लोग वहां रहे। वो तो 42% कहते हैं। नहीं, अभी हम देखेंगे ना, वो जितना बोल देते वैसा होगा, ऐसा मुझसे खुद को नहीं लगता। वाकई में मराठी अस्मिता को लेकर लगता है कि, क्योंकि कहते हैं तो अपनी राजनीति बचाने के लिए साथ है, आपको, आपका एनालिसिस क्या है इस पर? नहीं, वो मेरे ख्याल से वो साथ साथ रहेंगे, क्योंकि दोनों पार्टियों के जो कार्यकर्ता है वो भी वैसा चाहते हैं। ओवैसी आप पर बड़ा निशाना साध रहे हैं। बीजेपी तो कर ही रही है, लेकिन ओवैसी लगातार सिर्फ आप पर ही, जहां जहां जाता हूं वहां उनकी सभाएं देखी मैंने, एक सवाल या एक स्टेटमेंट आप पर होता ही है। वो आपको कहते हैं कि आप मुस्लिमों को डरा धमका के वोट ले रहे हैं। वो कहते हैं कि आप चाचा के हुए नहीं, लोगों के क्या होंगे। वो तमाम तरह के आरोप सिर्फ आप पर लगाते हैं। आप इसे कैसा देखते हैं? एक स्टेटमेंट गणेश जी, एक स्टेटमेंट मैंने कोई कास्ट के ऊपर किया होगा तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। मैं बहुत अलग आदमी हूं, मेरी जिंदगी में ऐसा होने वाला नहीं है। मैं कल भी सेक्युलर था, आज भी सेक्युलर हूं, आगे भी सेक्युलर रहेगा। मुझे क्या कारण है? कौन सा एक स्टेटमेंट निकालो ना,
वो क्या, और उनका इतना सीरियस लेने की क्या जरूरत है? जरूरत नहीं। आखिरी सवाल, पुणे पिंपरी चिंचवड़ में आप ताकत लगा के लड़ रहे हैं, क्या लगता है 16 तारीख को घड़ी का काटा जोर आज से? का दिन और कल का दिन इतना इंपॉर्टेंट है गणेश जी। हमने 91 से चुनाव लड़ रहे, 91 में एमपी के लिए खड़ा था, 3,50,000 रुपए खर्चा आया था। 3,50,000 रुपया एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी अगर आपने थोड़ा बहुत किया है तो क्या अभी ये तो कहते हैं 18-18, 20-20 हजार रुपए एक वोटर को दिया जा रहा है, सही में यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है? मैंने देखा था, मेरे नहीं सुना तो होगा आपने। ये वोट ऐसा चुनाव बहुत महंगा हो गया कहते हैं, ऐसे कान पे आता है, चुनाव बहुत महंगा हो गया है। ऐसा सुनने को मिलता है। तो ये कौन, बीजेपी करती है? नहीं, ये मैंने नहीं देखा, लेकिन सुनने को आता है कि ऐसा ऐसा यहाँ बहुत कुछ चालू है। पैसे का जोर या ताकत जीतेगी या अजीत पवार का काम जीतेगा? अगर लोगों ने काम देखकर वोट देंगे तो मैं जीतूंगा। धन्यवाद दादा, आपको हमारे तरफ से शुभकामनाएं। आपको 16 तारीख के बाद उम्मीद रखता हूं एक मौका मिलेगा कि इसी हंसते हुए अजीत पवार का इंटरव्यू करने का एक मौका हमें मिलेगा।